साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जो कि अब प्रयागराज उच्च न्यायालय हो चुका है, के एक निर्णय का, जो कि दहेज के बारे में है। और ये निर्णय काफी चर्चा में है। क्या है वजह इसके चर्चा में होने का, और क्या कहानी रहा है उस केस का जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा ऐसा चर्चित जो है निर्णय दिया गया। इन सारे विषयों पे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस निर्णय को समझने के लिए आवश्यक है कि हम लोग दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, द डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के धारा 3 और धारा 4 की चर्चा कर लें, जिसमें कि दहेज लेना और दहेज देना और दहेज की मांग करना, तीनों को जो है दंडनीय अपराध घोषित किया गया। तो हम लोग एक एक करके इन दोनों धाराओं की चर्चा कर लेते हैं और फिर उस निर्णय पे आते हैं कि वो क्या है और क्यों चर्चा में। तो साथ दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 जो है वो बताती है पेनाल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डॉवरी, दहेज लेने या देने के लिए दंड। इस धारा में यह बताया गया है कि जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात, और अधिनियम प्रारंभ कब हुआ था? 1961 में, के पश्चात दहेज लेगा या देगा अथवा दहेज लेना या देना दुष्प्रेरित करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि जो होगी वो 5 वर्ष से कम की नहीं होगी, और जुर्माने से जो कि 15,000 रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु उस दहेज की राशि तक, यानी कि 15,000 रुपए या उस दहेज जो दहेज लिया या दिया गया है उसकी राशि तक, इन दोनों में जो भी अधिक हो उतने जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो साथियों, ये थे धारा 3 के प्रावधान जो दहेज लेने और देने को दंडनीय घोषित करता है। वहीं धारा 4 में दहेज की मांग के लिए दंड की बात की गई है, पेनाल्टी फॉर डिमांडिंग डॉवरी। तो दहेज की मांग के लिए जो प्रावधान किया गया उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि जो कोई वर या वधू का माता पिता या कोई नातेदार होते हुए, अब यहाँ वर या वधू की बात इसलिए की गई है क्योंकि हमारे देश के कुछ हिस्सों में जो होता है वो लड़की के साइड जो है वो लड़का पक्ष मतलब वर पक्ष से वधू पक्ष में दहेज लिया जाता है। और हम लोग सामान्यतः ये देखते हैं कि वधू पक्ष द्वारा दहेज वर पक्ष को दिया जाता है। तो इसीलिए इसमें दोनों की बात की गई है कि चाहे वो वर पक्ष हो चाहे वधू पक्ष हो, जो कोई वर या वधू के माता पिता या अन्य नातेदार दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मांग करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम की नहीं होगी और 2 वर्ष तक हो सकेगी, और जुर्माने से जो कि 10,000 रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा। तो साथियों, ये थे धारा 3 और धारा 4 के प्रावधान दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के, जिसके तहत जो है दहेज लेने देने या दहेज की मांग करने को दंडनीय घोषित किया गया। अब आते हैं हम लोग माननीय प्रयागराज उच्च न्यायालय के उस निर्णय पे, जिसकी चर्चा काफी हो रही है कि ये जो निर्णय है उस पे आपकी क्या राय है, आप लोग भी कमेंट में बताइएगा। लेकिन पहले वो पूरी कहानी जान जाइए कि क्या मामला था। इस मामले का नाम था सब्बान खान और 4 अन्य, और साइटेशन था इसका 36921 ऑफ 2018, यानी कि 2018 में ये मामला दर्ज किया गया था, जिसमें जो महिला थी उन्होंने ये आरोप लगाए थे अपने ससुराल वालों पे कि मुझे जो है वो कार ना मिलने के कारण बार बार ताने मारे जाते हैं, और कहा जाता है कि ये अपने परिवार से जितनी चीजें लेके आई हैं वो पर्याप्त नहीं है। तो इस विषय पर मामला जो है जैसे भी इस विषय पे महिला द्वारा एफआईआर किया जाता है, और वो एफआईआर जो होता है वो तत्कालीन कानून, उस टाइम हम लोग गवर्न हो रहे थे इंडियन पेनल कोड 1860 से, यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 से। तो उन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 323 यानी मारपीट करना, और 498A जो कि क्रूएलिटी या क्रूरता से संबंधित हुआ करता था, और 506 जो कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी आपराधिक धमकी की बात करता था, इसके तहत, और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 जो मैंने अभी आपको बताया, इसके तहत इन्होंने अपने ससुराल वालों पे जो है एफआईआर दर्ज करवाया। तो ये मामला जो है, जो 4 लोग लेके हाईकोर्ट पहुंचे उनके ससुराल वाले, उन्होंने कहा कि दहेज को लेकर जो ताना मारना और ये सब आरोप है वो स्पष्ट नहीं है, और ताना मारना जो है वो दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय नहीं घोषित किया गया है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 जो है वो दहेज की मांग करना, दहेज लेना और देना, इनको दंडनीय घोषित करती है। तो इस पे जो है माननीय उच्च न्यायालय की ओपिनियन थी कि
दहेज लेना और देना और दहेज की मांग करना दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दंडनीय है, जबकि दहेज को लेकर ताने मारना कि बहू जो है वो अपने मायके पक्ष से कार लेके नहीं आई है या जो उपहार मिले हैं वो पर्याप्त नहीं है और उपहार मिलने चाहिए थे, ये दंडनीय नहीं है। वहीं पे एक ऑनरेबल जस्टिस विक्रम डी चौहान की ओपिनियन थी कि ससुराल वालों पे जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो अस्पष्ट होने चाहिए। अस्पष्ट जो है आरोप की दहेज को लेकर ताने मारा जाता था, इस आधार पे जो है मामला दर्ज नहीं करना जो था वो सही नहीं था और इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो है वो ससुराल पक्ष के लोगों को दोषमुक्त यानी कि एक्विट कर दिया जाता है। तो साथियों, एक विधि विद्यार्थी होने के नाते मेरी व्यक्तिगत ओपिनियन है कि शायद जो है माननीय उच्च न्यायालय से इस मामले में थोड़ी सी चूक हुई कि ये एक सकारात्मक आलोचना है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अलावा जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का जो सेक्शन 3 है वो भी इस तरीके के मामले को दंडनीय घोषित करता है और उस टाइम प्रचलित कानून जो 498A था उसके तहत भी ससुराल पक्ष पे मुकदमा दर्ज होना जो है वो मेरे हिसाब से शायद गलत नहीं था। लेकिन आपकी जो राय है वो कमेंट में बताइएगा। और यही था पूरा मामला जिसको लेकर काफी चर्चा हो रहा है चारों तरफ और एक सकारात्मक चर्चा होना भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।